हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज की इस वीडियो में अभी जो टर्म 2 का एग्ज़ाम हुआ है आपका मैथ्स का, ठीक है, तो ये पेपर मैं सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा शॉर्ट में करूँगा, जस्ट आप अपने आंसर चेक करें कि आपके आंसर करेक्ट है या नहीं, ठीक है। और आप कितना स्कोर कर रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा राइट। ये पेपर है आपका स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए। बेसिक का भी मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो पहले मैं स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन पेपर है, इसका जो सीरीज़ है, ठीक है, पेपर की जो सीरीज़ है क्वेश्चन पेपर की, दिस इज़ PPQQ B/3, ठीक है, ये पेपर की सीरीज़ है। उसके बाद ये जो सेट नंबर है, सेट नंबर आपका 3 है। एंड क्वेश्चन पेपर जो कोड है, क्वेश्चन पेपर जो कोड है, दिस इज़ 30/3/3, ठीक है। ये वाला पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अलग अलग पेपर रहते हैं स्टेट वाइज, जैसे हमारा JNK का ये सीरीज चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी स्टेट में हो सकता है अलग पेपर हो, बट यहाँ पर इस सीरीज का, इस कोड का, और सेट नंबर 3 स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। तो पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है। बहुत सारी मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, उसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने है सर्कल का। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर PQ एंड PR ये दोनों आपके टेंजेंट्स हैं, ठीक है। इट इज़ अ गिवन, सेंटर O है, एंगल दे रखा है 45 डिग्री का, और आपको बताना है ये जो यहाँ पर क्वाड्रिलेटर बन रहा है ORPQ, ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए इसका एंगल एक तो 90 डिग्री बता दो और एक एंगल, दूसरा आप बता दो ये सारी साइड्स इक्वल है, तो ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे प्रेजेंटेशन आई होप आपने अच्छे से बनाई होगी। जैसे आपको गिवन लिखना है, इसमें टू प्रूव लिखना है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो लिखना है, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें कोई कंस्ट्रक्शन एज सच नहीं है, तो गिवन टू प्रूव आप सब लिख सकते हैं। मैं वो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा। मैं आपको प्रूफ बताता हूँ कि इसको आप कैसे करेंगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले देखें, ये जो आपकी ट्राइंगल OPQ है, ठीक है, OPQ एंड ट्राइंगल OPR, ये दोनों ट्राइंगल्स आप कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हो, और बहुत बार आपने किया भी होगा सर्कल चैप्टर में RHS से, या फिर RHS से तो प्रूव करते हो टेंजेंट वाली थ्योरम, या फिर इसको SS से कर सकते हैं आप, बाय SSS। शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे इस ट्राइंगल में ये वाली साइड और इस ट्राइंगल में ये साइड, ये दोनों सेम है, रेडियई ऑफ सेम सर्कल। PQ और PR ये दोनों सेम है, दे आर द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, थ्योरम 10.2। और एक आपकी कॉमन आ गई OP, तो SS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो देन यू कैन टेल कि सर ये वाला जो एंगल है दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैन यू टेल मी? यस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, CPCT। और एंगल 2 जो 45 का दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, दोनों 45 डिग्री के। जब ये दोनों 45 डिग्री के है तो इनका जो सम होगा टोटल, यानी एंगल P, वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो भाई ये एंगल आपने देखो 90 डिग्री बता दिया। सेम स्टोरी इस एंगल के साथ भी है, जैसे एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसको मैं बाद में लेता हूँ, वैसे ये दोनों इक्वल होंगे, CPCT ये भी लिख सकते हो। उसके बाद देखो, आपने NCERT में ही एक क्वेश्चन कर रखा है, एज ए रिजल्ट भी उसको आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको एज ए क्वाड्रिलेटर का जो चार एंगल का सम होता है 360, उससे भी कर सकते हैं। देखो एंगल Q कितना है, 90 डिग्री का, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। एंगल R कितना है, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। तो ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री के हैं बाय थ्योरम 10.1, और ये एंगल आपने टोटल P अभी बता दिया 90 डिग्री का। तो भाई इन तीनों 90 के हो गए, तो जो फोर्थ वाला बच गया एंगल O कंप्लीट, वो भी कितना होगा, वो भी 90 डिग्री का होगा। बस आपको यहाँ पर सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर लिखना है। चार एंगल का सम 90 डिग्री है, तीन आपने बता दिए, O भी 90 आ जाएगा, तो चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए। अब यहाँ पे साइड्स पे चले जाते हैं मेरे बच्चे। अभी अभी हम प्रूव कर चुके हैं एंगल O इज इक्वल टू एंगल P। अभी अभी हमने बता दिया एंगल O इक्वल टू एंगल P, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। एंगल O का जो हाफ होगा, दोनों को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया। एंगल O का जो हाफ होगा यानी एंगल 3, और एंगल P का जो हाफ होगा यानी एंगल 1 ले लेता हूँ, ये भी इक्वल होंगे। अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। अब ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ मैं एंगल 3 इक्वल टू 1? अब ये वाली ट्राइंगल देखो OQP, दिस ट्राइंगल, इसमें आप बता रहे हो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी ना।
क्योंकि एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो आप यहाँ पर मुझे बता पा रहे हो सर ओ क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो ओ क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बता दिया, और पी क्यू ऑलरेडी किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल। तो किसी एक क्वाड्रिलेटर में आप ये तीन पार्ट इक्वल दिखा रहे हो, इसी तरह से आप पी आर और ओ आर को भी इक्वल बता सकते हो सिमिलरली, ठीक है। बस इसी तरह से जब आपने बोला पी आर इज इक्वल टू ओ आर, तो ये सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो भाई ईच 90 पहले बता चुके हो, सारी साइड्स भी इक्वल हो गई, तो ये स्क्वायर बन गया। ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, इट इज अ स्क्वायर। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बस बता रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना था, बाकी प्रेजेंटेशन आपने पक्का बनाई होगी, आई नो इट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कोई इतना टफ नहीं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, वेरी सिंपल, फाइंड द मोड, सेम इंटरवल सेम फ्रीक्वेंसी जो सैंपल पेपर मैंने आपको दिए थे, क्वेश्चन है इसके उसके अंदर, ठीक है। अभी मोड है, ये क्वेश्चन हो सैंपल पेपर या नहीं हो, हर बच्चा इसको कर ही लेता है। मोड का जो फॉर्मूला आपके पास एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो ट्वाइस ऑफ एफ वन माइनस एफ जीरो एफ टू इंटू एच, बस ये फॉर्मूला आपको लगाना था। अब इसमें एफ वन और एफ टू पता होना चाहिए कि वो क्या क्या थे मेरे बच्चे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी है 13, ये आपका एफ वन आ गया, उससे पीछे वाली आपकी आ गई F0, उससे नेक्स्ट वाली आपकी F2 आ गई, ठीक है। और ये वाली क्लास इंटरवल जिसमें आपका मोड छुपा हुआ है, तो 45 आपका L आ गया। और क्लास साइज आप देख रहे हैं 15, 25, 35, तो कितने का जंप चल रहा है, 10 का जंप चल रहा है, दैट्स ऑल। तो आप बस वैल्यू डाल दो। L कितना आ गया सर, L 45 प्लस F1 कितना आ गया 23, F0 कितना आ गया 22, ट्वाइस ऑफ F1 इट इज़ दिस F0 22, F2 नेक्स्ट वाली 14, और क्लास साइज आपका कितना आ गया, इट इज़ 10। सिंप्लीफाई करना है, 45 को लग ही रखो, 23 में से 2 गया 1, ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, 23 और 2 46 हो जाएगा, 22 और ये बन गया आपका 22 एंड 14 सर, ये बन गया आपका 36, तो नीचे आपका 10 आ गया, 10 ये दोनों कैंसिल हो गए, 146 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। आई होप ये सभी बच्चे करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी सिंपल, कह रहा है कि फाइंड डी, और जिसमें फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, दिस इज ए, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है और सम दे रखा है 14 टर्म्स का। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आपको सिर्फ यहाँ सम का फॉर्मूला लगाना है, मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो आपको सम दे रखा है 1505, 14 टर्म्स का सम है ये। तो 14 टर्म का सम का फॉर्मूला कितना होता है सर, 14/2, 2a आपका 10 है, प्लस n माइनस वन, यानी 14 माइनस वन जो 13 आएगा, और d आपको फाइंड करना है। तो इट इज़ लाइक दिस, दैट्स ऑल। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको d का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ मैं आपको कैंसिल करके बता रहा हूँ, ये इससे कैंसिल हो गया, 7 आ गया, ये 7 1505 के डिवाइड में ले जाओ और अंदर सिंप्लीफाई कर दो, ये बन गया आपका 20, 13d 1505, ये 7 जो यहाँ बाहर है, या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो या इसके डिवाइड में ले जाओ, तो डिवाइड वाला बेटर ऑप्शन है, इसको कैंसिल कर दो। 7 2 ज़ा 14, पीछे बचा 10, 10 बन गया, 7 1 ज़ा 7 3 5 215, फिर 13d 215 माइनस 20, 13d ये आ जाएगा आपका 195, फिर d आ जाएगा 195 डिवाइड बाई 13, 13 1 ज़ा 13, पीछे बचे 6 65 5 ज़ा, तो d इज़ अ 15। आई होप इट इज़ क्लियर। थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 2 APs जिनका nth टर्म सेम है। भाई nth टर्म दोनों का सेम है, ठीक है, nth टर्म दोनों AP का सेम है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, n आपको फाइंड करना है, दोनों का AD आपको दिख रहा है। जैसे फर्स्ट AP की बात करूँ, इसका मैं nth टर्म लिख रहा हूँ, a कितना है इसका 9, a प्लस n माइनस 1, n रहेगा, और d इसका चल रहा है -2, ठीक है। और सेकेंड AP का a 15 प्लस n माइनस 1, यानी लाइक दिस, n को n ही रखना है, और कॉमन डिफरेंस इसका चल रहा है 15 12 -3 का। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपके पास आ गया 9 -2n प्लस 2, यहाँ पे 15 आ गया, -3n प्लस 3। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर दो, नंबर ही नंबर है, -2n की तरफ ले जाओ किसको, 3n को, प्लस का हो गया, 15 और 3 ये 18 बन गया, 9 और 2 11, 11 को उधर ले जाओ, यहाँ पर आपके पास आ गया n,
दैट्स ऑल। 18 में से 11 कर दो माइनस, ये 7 आ गया, दैट्स ऑल। ठीक है, आंसर मैच नहीं हो रहा है तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं भी सिली मिस्टेक कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर आप अपने आंसर जरूर चेक करें और आप बताएं कुछ गलत आ रहा है अगर तो। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन इसी टाइप का आपको मेरे सैम्पल पेपर में मिल जाएगा, इसमें इसी तरह की टर्म्स आपको वहाँ पर बताई गई थी। दोनों में ऑप्शन यहाँ पर चॉइस है तो सिंपल है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला अगर करें, इसका आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना था, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने का इसका रूल क्या होता है, यानी क्या इसमें लॉजिक लगता है, ये टर्म होती है ना जिसे आप सी बोलते हो, ये फैक्टराइज हो जाती है, तो वही दो फैक्टर मिडिल टर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ 4b² को आप लिख लो ऐसे 2b² और a का स्क्वायर पहला लिखा हुआ है, ब्रैकेट रखो। ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस 4b को 2b का होल स्क्वायर लिखा और कोई चेंज नहीं किया मैंने। अब करूँगा मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसका कैसे होगा मेरे बच्चे, आपने 2ax को ऐसे ब्रेक करना है, इसके जो दो फैक्टर होंगे ना 2b माइनस a² के, वो होंगे 2b माइनस ए 2b प्लस ए, यानी a² माइनस b² का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ब्रेक करने वाला हूँ। वो दो फैक्टर मैं पहले लिखता हूँ ऐसे, देखो 2b प्लस ए एक फैक्टर लिखा, यहाँ पर x, फिर आपको लिखना है 2b माइनस ए, ये लिखा दूसरा फैक्टर। ये मिडिल टर्म की ब्रेकेज इसी के फैक्टर होते हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा ताकि 2b कैंसिल हो जाए और मेरा आ जाए प्लस ए एक्स माइनस का चाहिए यहाँ पर, सॉरी मुझे माइनस ही लिखना पड़ेगा क्योंकि मिडिल टर्म माइनस की है। जस्ट अ मिनट, यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा एंड माइनस, और यहाँ पे मुझे प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से लिखना है कि आपका 2a ही बचना चाहिए पीछे विद माइनस, तो माइनस ए एक्स और माइनस ए एक्स यहाँ पर आ जाएगा -2, तो 2b वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और इस टर्म को एज इट इज़ रहने दो, इसको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं। ओके, सैम्पल पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो अगर आपने वो किया है तो आपको आइडिया होना चाहिए इसको हम कैसे करते हैं मेरे बच्चे। उसके बाद जैसे मिडिल टर्म आपने स्प्लिट कर दी, तो इसमें से कॉमन ही लेना आपको। अब ये फर्स्ट टू टर्म, एक x² वाली और एक x वाली, इसमें ऐसा कुछ कॉमन नहीं है सिवाय x के, तो x आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपके पास x बचा, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो आपके पास बच रहा है 2b प्लस ए, ब्रैकेट क्लोज। सेम फैक्टर आपका आगे आएगा x माइनस 2b प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है, देखो थर्ड टर्म में से x लिख चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बच रहा है लिखने को, 2b माइनस ए, दैट्स ऑल। इसको फैक्टराइज करोगे यार, एक वैल्यू आपकी x की आ रही है 2b प्लस ए और एक वैल्यू आपकी x की आ रही है 2b माइनस ए, दैट्स ऑल। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए वाला पार्ट है और से पहले वाला। ठीक है, नाउ द बी पार्ट, इसमें आपको बोला है कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो रूट्स का वो इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट आप जीरो के बराबर लेते हो। रियल एंड इक्वल का क्या कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। तो इस क्वाड्रेटी का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो के बराबर लेके चलना आपको, डी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ, इधर देखो आपने लेना डी इक्वल टू जीरो, तो क्या है b² माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। उस क्वाड्रेटी का BAC क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसका b कितना है, देखो इस क्वाड्रेटी का, सर जी 2b, इट इज़ 2b, x का कोफिशिएंट इज b, 2b, यहाँ पे लिखेंगे आप 2b 2ab, जस्ट अ मिनट, यस 2ab, इट इज़ 2ab का स्क्वायर, इट इज़ b² माइनस 4a, a क्या होता है x² का कोफिशिएंट जो क्या है 1 प्लस a², यहाँ पे आएगा 1 प्लस a²। ठीक है, 4a आगे लिखना है c होता है बिना x की टर्म, तो आपका c है यहाँ पर b² माइनस c²। ये कंडीशन आपको बना के बस इस कंडीशन को आपको सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई करके जो रिलेशन है वो अपने आप बन जाएगा। देखो यहाँ पर इसका ओपन किया मैंने, स्क्वायर a² b² हो गया, -4 का भी मैंने बाहर रखना है, इन दोनों फैक्टर को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ। पहले 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया b² माइनस, फिर मैंने a को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया a² b² माइनस a² c²। ये जो 4 है ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाओ ब्रैकेट के, ठीक है सेम है ले सकते हैं। पीछे बच रहा है a² माइनस b² और ये माइनस मैं सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस b² प्लस c² माइनस a² b² एंड प्लस a²
सी स्केयर। कर दिया मल्टीप्लाई। क्या कुछ कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा आपको? यस सर। क्या कैंसिल हो रहा है सर? ये दोनों टर्म हमारी कैंसिल हो गई। 4 एक नॉन जीरो नंबर है, वो भी जीरो से कैंसिल हो जाएगा, उसको मत लिखो। पीछे आपके पास बच रहा है माइनस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ए स्केयर एंड सी स्केयर। तो ऐसा करो कि सी स्केयर प्लस ए स्केयर इधर ही रखो ये वाली टर्म, और बी स्केयर को उधर ले जाओ, वो प्लस का हो गया। इन दोनों में सी स्केयर कॉमन है, पीछे बच रहा है 1 प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर। दैट्स ऑल। यही प्रूफ करना था आपको इस क्वेश्चन में। हो गया प्रूफ। ना तो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी चॉइस है। ये तो पूरा एनसीईआरटी से आ गया, और ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आपको दे रखे थे। जो मेरा सैम्पल पेपर था, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन डिट्टो था। 150 स्फेरिकल मार्बल्स फॉर अ राइज इन लेवल ऑफ वाटर आपको फाइंड करना था। मेरे बच्चे यहाँ पर नंबर ऑफ मार्बल्स आपको गिवन है। आमतौर पर जो आप क्वेश्चन एनसीईआरटी में करते हो तो नंबर ऑफ मार्बल्स आप ढूंढ रहे होते हो। यहाँ पर आपको एक सिचुएशन बनानी है कि नंबर ऑफ मार्बल्स आप कैसे ढूंढते हो। तो मैंने सिखा रखा आपको कैसे ढूंढते हो नंबर ऑफ मार्बल्स। डिवाइड करना आपने वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल से, ये नीचे लिख लेना, और ऊपर डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना राइज हुआ। ठीक है, एरो मतलब राइज हो रहा है। नंबर ऑफ मार्बल यहाँ गिवन है, तो फाइंड नहीं करने, तो जो गिवन है यहाँ लिख दो 150। 1 मार्बल, मार्बल स्फेरिकल है, उसका फॉर्मूला लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब। ऊपर जो वाटर राइज हो रहा है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में पड़ रखा है वाटर, तो सिलेंड्रिकल फॉर्मूला लगा दो, दैट इज पाई आर स्केयर एच। तो आपको एच फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी कितना वाटर राइज हो। बस इतना सा ही पार्ट है, आगे कैलकुलेशन इसकी बड़ी मस्त है। देखो पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 150 चल रहा है। ठीक है, अब रेडियस देख लो कितना है सिलेंड्रिकल पार्ट का, और उसका रेडियस है सिलेंड्रिकल पार्ट का, डायमीटर है 7, तो रेडियस हो गया 7/2। यहाँ पर आ जाएगा आपका 7/2 7/2। हाइट आपको फाइंड करनी है, डिवाइड में चल रहा है 4/3 इंटू आर क्यूब। स्फेरिकल का रेडियस 1.4 डायमीटर है, तो 0.7 हो जाएगा रेडियस, तो 0.7 हो जाएगा। उसको लिख लो आप 7/10, लेकिन 3 बार लिखना क्योंकि क्यूब है। मेरे बच्चे पास इसकी कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपके सामने है, हाइट निकल के आ जाएगी। कैंसिल अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऊपर 2 7 2, साथ में इसके एच है, नीचे वाली सारी टर्म रेसिप्रोकल कर दो, 3 10 10 10, और इधर कर दो 4 7 7 7। ठीक है, ऐसे डिवाइड में थे ना 4 नंबर, उसको रेसिप्रोकल कर दिया नीचे वाले, 7 7 कैंसिल हो गई। ओके, फिर हाइट फाइंड करनी है, और क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर एज सच तो कुछ दिख नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं बाकी 150 की तरफ ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये पूरा डिनोमिनेटर 150 की तरफ चला जाएगा। 2 2 उधर चल जाएंगे, एक 4 चला जाएगा और एक 7 चला जाएगा। यहाँ से जो बचा एक 3, एक 10, एक 10 और एक 10, और यहाँ पर रहने दो हाइट को। इसकी कैलकुलेशन करो, आपके पास हाइट आ जाएगी। 0 से 0 गया, 3 से ये चला गया, 5 3 ज़ा 15, 5 से फिर ये गया, 5 2 ज़ा 10, 2 से एक और चला गया, दैट्स ऑल। बाकी इसको डेसिमल में कैंसिल मत करो, 10 को डेसिमल लगाने में आसानी होगी। 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, 56/10, तो आपका आंसर आ गया 5.6। तो राइज इन वाटर इज 5.6। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब बी पार्ट बहुत आसान है, यही समझा देता हूँ। देखो 3 क्यूब्स ऑफ 6 सेंटीमीटर, देखो ये भी 6 का है, ये भी 6 का, ये भी 6 है, तो एक बड़ा सा क्यूबाइड बन गया, तो उसका आपको टोटल एरिया निकालना था। तो बड़ा वाला जो क्यूबाइड बना उसकी लेंथ कितनी बन जाएगी, 6 6 6 प्लस कर दो 3 बार, 18 हो गया। उसकी बिड्थ कितनी होगी, बिड्थ उतनी रहेगी 6। हाइट कितनी होगी, हाइट भी उतनी रहेगी। अब ये कैलकुलेशन कर लेना, बड़े मस्त है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए था आपको, ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ, ट्वाइस ऑफ एल बी, 18 इंटू 6 प्लस बी एच, इट इज 6 इंटू 6 प्लस एच एल 6 इंटू 18। आई होप इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो यार, ये कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा बड़े आराम से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें आपकी हेल्प क्या कर दी, डायग्राम उसने पहले से बना के दे दी, तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो गई। डायग्राम में प्रॉब्लम आती है। देखो ये 18 है, डिस्टेंस बिटवीन 2 बोर्ड्स, ये 18 आपको दे रखा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दे रखे हैं। अगर वो 30 का है तो ये भी 30 का आ गया, ये पूरा 45 का है तो ये भी 45 का आ गया। तो आपको क्लिफ जो हाइट है, ये इसकी हाइट फाइंड करनी क्लिफ की, मानो इसको एच मान लिया। ठीक है, तो आप 2 बार इसको राइट ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, एक 45 वाली ये वाली ले लो,
और इसमें tan रेशो लगा दो। इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ABC, इसमें लगाओ आप tan 45, इसको आपने h माना है, इसको x मान लो, BC को पता नहीं, तो आपका आएगा h/x परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 1 होता है, इस पे ये दोनों बराबर आएंगे, तो h हमारा x के बराबर आ गया। अब लो आप ट्राइंगल बड़ी वाली, इन ट्राइंगल बड़ी वाली ABD, बड़ी वाली ट्राइंगल ली, इसमें आ गया tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका h ही है, और जो बेस है वो बन जाएगा आपका x + 80, ये x है और ये 80 होगा, x + 80, tan 30 का वैल्यू कितना होता है सर जी 1/√3, h रखो, नीचे x + 80 है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको h फाइंड करना है, x तो नहीं बोला हुआ फाइंड करने के लिए, नो, आपको क्या फाइंड करना है h, तो यहाँ पे x को रिप्लेस कर दो मेरे बच्चे, जो x है वो किसका है h के बराबर है, तो x को लिख दो h, बस इसकी कैलकुलेशन कर दो थोड़ी सी, h + 8 इज इक्वल टू h√3, यहाँ से आप ऐसा करो 8 को इधर ही रखो, h√3 इस h को उधर ले दो, फिर h कॉमन, ये बना आपका √3 - 1, फिर आपका h आ गया 8/√3 - 1, रैशनलाइजिंग कर सकते हो इसको, √3 + 1/√3 + 1, ये बन जाएगा 8√3 + 1, नीचे आएगा a + b a - b, a² - b² 3 - 1 2 आ जाएगा, इसको काटेगा 4, तो आपका कुल मिलाकर जो आंसर बन रहा है ना, वो आपका आंसर बन रहा है 4 टाइम √3 + 1, √3 की वैल्यू 1.73 है, वो वैल्यू डालो 1.73, उसमें 1 प्लस करो तो 4 = 2.73, 4 को 2.73 से इंटू करो, जो आएगा वो आपका एग्जैक्ट हाइट आ जाएगी क्लिफ की। क्वेश्चन नंबर 8, आपको यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है, तो यू मस्ट नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मीडियन, अगर मीडियन का फॉर्मूला आता है तो सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर पहले आपको एक तो फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए, तो यहीं पर मैं टोटल कर देता हूँ इसको, 6 and 3 9, 9 and 5 14, यहाँ 4 आ गया, 1 कैरी, 2 and 1 3, 3 and 1 4, 4 and 1 5, 54 फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव निकालनी होती है इसमें, CF निकालो सर, 6 आ गया, ये 19 आ गया सर, 19 और ये आ गया 25, तो ये बन गया आपका 44 and 54, तो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उतनी जितना टोटल होता है। आगे आपको n/2 निकालना होता है, 54 का हाफ, 54 का हाफ किया सर जी 27, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 27, ठीक है, वो देखो क्या है, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 27, तो यहाँ पर तो 54 है, तो इसके सामने वाली ये क्लास इंटरवल में आपका मीडियन छुपा हुआ है, ये आपका f लेना है फॉर्मूले के लिए, और ये आपको CF लेना है, तो आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, L जो कि 1700, ठीक है, प्लस n/2 जो कि 27 माइनस CF जो कि 19 है, डिवाइड बाय f जो कि 25 है, इंटू h, साइज देख लो कितने का चल रहा है सर, साइज ये चल रहा है ये आपके पास आ गया, इसमें आ गया 150 का, ठीक है, देखो 1400 है, इसमें 150 प्लस करो 0551, 150 का साइज चल रहा है, यहाँ पर इंटू 150 से कर देना। मेरे बच्चे कैलकुलेशन कर लेना, 1700 और 1850 के बीच में आपका आंसर आएगा, बाकी सारे नंबर मैंने आपको निकाल के बता दिए, आंसर अभी आप बना ही सकते हो, घर पे बैठे रिलैक्स माइंड से इसको कैलकुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 9, लाइन सेगमेंट है, डिवाइड वाला पार्ट है, ये मैंने अभी जो लेटेस्ट वीडियो बनाई थी कंस्ट्रक्शन पे यार, उसको देख लेना कैसे लाइन सेगमेंट डिवाइड करते हैं। बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि सर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं या नहीं लिखने। मेरे बच्चे क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। सिर्फ कंस्ट्रक्शन बना के आओगे, स्टेप्स नहीं लिखोगे, नंबर कटेंगे अभी टेंशन मत लो, अगर नहीं लिखे हैं तो आप छोड़ो उस बात को, अभी नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, इसको छोड़ो। बट स्टेप्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ाया था, कि पूछा है नहीं पूछा, आपको स्टेप्स लिख के आने हैं, 3 मार्क्स का भाई। बट CBSE हो सकता है आप बच्चों के फेवर में बिना स्टेप्स के भी आपको 3 मार्क्स दे दे, यू डोंट वरी, ठीक है। और दूसरी कंस्ट्रक्शन टेंजेंट वाली है, बेसिक 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये, बस थोड़ा डिस्टेंस डिफरेंट है, ये खुद ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मीन फाइंड करना है। अब मीन का डायरेक्ट मेथड लगाना है, अज्यूम्ड मीन मेथड लगाना है, दैट इज चॉइस। बस इसमें एक कॉलम xi बना लो डायरेक्ट मेथड के लिए, xi वाला, fi दिया हुआ है xi वाला, तो 0 10 सम करो, 2 से डिवाइड करो, सर जी 5 आ गया। जंप देखो इसका सेम चल रहा है, 10 20 30 40 50 60, बिल्कुल सर 10 का जंप चल रहा है, तो इधर भी 10 का जंप चला दीजिए, 15 आ जाएगा, 10 का जंप 25 आएगा, 10 35 आएगा, 45 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अगर डायरेक्ट मेथड लगाया तो fi xi को इंटू कर दो, फिर इसको प्लस करो, ठीक है, प्लस करो, और नंबर ऑफ ये टोटल जितना है उससे डिवाइड कर दो। आई होप आप ये कर सकते हो यार, इतना इजी क्वेश्चन आ रखा है ये,
3 नंबर का है। तो इसकी कैलकुलेशन अभी आप घर में बैठ के कर लो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, इसका डायग्राम आपको बनाना है और साथ में इसमें √3 का वैल्यू डालकर एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालना है, इसलिए √3 का वैल्यू दिया है। जो पीछे क्वेश्चन कराया ना मैंने आपको ये वाला, इसमें अगर आप √3 का वैल्यू नहीं भी डालें कोई दिक्कत नहीं है, 4√3+1 तक भी फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि उसने √3 का वैल्यू बोल दिया है ना, तो मतलब आपको सब्सटीट्यूट करना है उसमें वैल्यू डाल के, हाइट जो टावर की या डिस्टेंस निकालना है वो प्रॉपर निकालना है। सर्कल का इतना आसान क्वेश्चन आ गया। चलो पहले ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। डायग्राम देखो इसकी, कह रहा है कि यहाँ पर एक टावर है, इसका टॉप है Q, इसका P है। अगर ग्राउंड X पॉइंट से मैं Q टॉप को देखता हूँ तो एंगल 60 डिग्री का बनता है, तो ये हो गया 60 डिग्री का। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है फ्रॉम Y 40 मीटर वर्टिकली एबव X द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप Q ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। थोड़ा सा ऊपर गया है ये 45, कितना चला, जस्ट अ मिनट, 40 मीटर, हाँ 40 मीटर ऊपर गया ये, यहाँ से इस पॉइंट पर बैठ गया, इसका नाम Y है, फिर ये Q को देख रहा है, उस टाइम पे जो एलिवेशन बना रहा है वो 45 डिग्री का है। दैट्स ऑल, ये इसकी डायग्राम है। आपको हाइट फाइंड करनी है इस टावर की, और साथ में आपको P और X के बीच में आई थिंक डिस्टेंस भी फाइंड करना है, यस PX भी फाइंड करना है। तो दिस डिस्टेंस आल्सो यू हैव टू फाइंड, इसको स्मॉल x रख लेते हैं। और अगर ये 40 है XY, इसका नाम अगर R रखूँ तो RPP आपका 40 होगा। ये सारी जो फिलॉसफी होती है, जो थ्योरी टाइप होती है, वो लिख लेना, ये टावर था, ये सब पॉइंट था। क्वेश्चन कैसे करना है वो ध्यान से समझो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे। सबसे पहले आप राइट ट्रायंगल पकड़ो 45 डिग्री वाली, QRY, इसमें लगा दो tan 45 डिग्री, जो होता है परपेंडिकुलर यानी RQ अपॉन बेस यानी RY। tan 45 1 होता है, RQ पता ही कुछ नहीं, इसको RQ रहने दो। RY का भी कुछ पता नहीं, लेकिन ये x के बराबर है, इसको x रख लो। यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू RQ, यानी जो RQ है ये x ही है, जो हमने ये इसको लेट किया था, एक रिलेशन आ गया हमारे पास। या इसको y भी रख सकते हो आप, ठीक है, तो x और y बराबर आ जाएंगे, फिलहाल ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपके पास आ गया दूसरी ट्राइंगल QPX, ठीक है, ये वाली बड़ी वाली ट्राइंगल लेनी है जिसमें tan 60 डिग्री का है। इसमें आपका परपेंडिकुलर कौन है, x+40, क्योंकि ये पूरा परपेंडिकुलर ना, तो इतना पार्ट आपका x मैंने बताया अभी, और इतना पार्ट आपका 40 है जो यहाँ से पता चल रहा है, तो x+40 बेस इसका x है। tan 60 डिग्री के वैल्यू √3 एंड इट इज़ x+40 अपॉन x। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी x की, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3x x+40, यू हैव टू फाइंड x ना, तो √3x की तरफ इस x को ले जाओ इक्वल टू 40, x बाहर, √3 - 1 इज इक्वल टू 40। यहाँ भी √3 की वैल्यू डाल सकते हो, बट इसको ना डिवाइड में ले जाओ पहले, फिर इसको करो रैशनलाइजिंग, तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। 40 √3 + 1 डिवाइड में फिर a + b a - b 3 - 1 बनेगा, तो ये 2 आ जाएगा, इसको काटेगा 20 आ जाएगा। x आपका आ गया 20 √3 + 1, 20 √3 का वैल्यू 1.73 + 1, x इज 1.73 दिया है ना, एक बार देख लो कोई और नंबर तो नहीं आगे, कोई डिजिट नो, तो दैट्स ऑल 20 × 2.73, बस इसको आपने मल्टीप्लाई करना अभी। तो x इज इक्वल टू, इसको 2 से कर दो, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, तो डेसिमल आ गया यहाँ पर। x आपके पास आ गया 54.60 मीटर सेंटीमीटर, जो भी दे रखा है, इट इज़ इन मीटर। आते समझ, ये आपके पास x आ गया। और x क्या था, x क्या था, डिस्टेंस बिटवीन p एंड x, यानी px निकाल लिया आपने ये, तो भाई px का आपका ये वैल्यू 54.60 मीटर, 60 मीटर। आगे आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। टावर की हाइट कितनी है, x+40, x कितना दी अभी जो फाइंड किया हमने 54.60 + 40 कर दो प्लस, इसमें कितना बन गया सर, 40 प्लस करने तो 94 आ गई, 94.60 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था ये, 4 मार्क्स, मतलब ठीक है, उतना टफ भी नहीं है, ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
डायग्राम देख के हो सकता है आप घबरा गए हो, सर्कल का ये क्वेश्चन आ गया आपको 4 मार्क्स का। बच्चे मेरे ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इजी है, अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो समझा हो तो सी बाइसेक्ट कर रहा है, आपको प्रूव करना है, तो आपको ए सी और बी सी को बराबर दिखाना है इसमें, ठीक है। आप देखें बाकी इसमें स्टेटमेंट क्या लिख रहा है, बड़ी सर्कल का जो रेडियस है वो 2r है और छोटी सर्कल का जो रेडियस है r है, यानी छोटी सर्कल का जो डायमीटर है वो 2r होगा। इन शॉर्ट जो ओ बी है, ओ बी बड़ी सर्कल का ये रेडियस है, ओ बी डायग्राम में देखो ये 2r है। छोटी सर्कल का जो रेडियस है ओ ओ डैश वो r है, लेकिन छोटी सर्कल का जो डायमीटर है जो ओ ए है वो कितना होगा, वो भी 2r होगा ना, क्योंकि छोटी सर्कल का जो रेडियस है वो r है, तो उसका जो डायमीटर है वो 2r होगा, यानी ओ बी और ओ ए बराबर है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। आपको ए सी और बी सी को बराबर दिखाना है। अब यहाँ पर जो स्मॉल सर्कल है ना, स्मॉल सर्कल जिसका सेंटर ओ डैश है, उसमें ए ओ डायमीटर है, ए ओ डायमीटर है छोटी सर्कल का। अगर वो डायमीटर है तो फिर ये वाला एंगल सी 90 डिग्री का होगा, एंगल ओ सी ए ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि डायमीटर क्या कर रहा है, सेमी सर्कल बना रहा है, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज व्हाट 90 डिग्री। तो भाई एंगल सी आपका 90 डिग्री हो गया। अगर एंगल सी 90 है तो उसके बगल वाला भी तो 90 होगा, सी पे 90 डिग्री बना है। तो आपका पहला स्टेप यही है कि आपको बताना ए ओ डायमीटर ऑफ द स्मॉल सर्कल, सो ए ओ ओ सी ए इज 90 डिग्री एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये रीजन डाल दिया। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दो। कौन कौन सी, ओ सी ए एंड ट्राइंगल ओ सी बी, इनको कॉन्ग्रेंट कर दो, आर एच एस से बड़े आराम से प्रूव हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बोला ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों ट्राइंगल राइट ट्राइंगल्स के ये हाइपोटेन्यूज हैं जो कि दोनों बराबर है और दोनों 2r के बराबर है, और यहाँ सेपरेटली मैंने वो बता भी दिया। ओ सी कॉमन एक साइड आ गई, और एक एंगल 90 डिग्री का जो अभी बता दिया, ठीक है। एंगल ओ सी ए, एंगल ओ सी ए एंड एंगल ओ सी बी ईच 90 डिग्री, तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, आर एच एस। आर एच एस से दोनों ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रेंट कर दी, इससे हमारा प्रूव हो गया ए सी इज इक्वल टू सी बी, हैंस सी बाइसेक्ट ए बी। वेरी सिंपल, 4 नंबर, ये भी लड्डू नंबर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर, इसी का और वाला पार्ट, दोनों दोनों करके तो नहीं आए कहीं, एक ही करना था इसमें से। अब देखो इसमें और वाला, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ओ इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 5 है, भाई ये ओ ए 5 है, अगर ओ ए 5 है तो ओ बी भी 5 हुआ, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। पी ए बी सी दोनों टेंजेंट्स हैं, ये पी ए बड़ा वाला और बी सी ए छोटा वाला, दोनों टेंजेंट्स हैं, बी और ए पे बन रहे हैं। ओ पी 13 है, ये पूरा ओ पी आपका 13 है, तो बताइए पी ए का लेंथ, ठीक है, पी ए का लेंथ बताइए, पी से लेकर ए तक का। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे ध्यान से समझो, ये जो ओ ए रेडियस है और पी ए टेंजेंट है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का एंगल हुआ, 10.1 थ्योरम जो सर्कल में पढ़ रखी है। तो भाई ये जो राइट ट्राइंगल हमने बना दी ओ ए पी, इसमें पीजीडी लगा सकते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उससे क्या होगा सर, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, लगा दी पीजीडी। ओ पी का वैल्यू सर जी 5, ओ ए का वैल्यू सॉरी ओ पी का वैल्यू 13, सॉरी ओ पी का वैल्यू 13, ओ ए का वैल्यू 5, ए पी यहाँ से निकल जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है सर जी 169, ठीक है। 5 का स्क्वायर सर जी 25, ये इधर आ गया ए पी स्क्वायर, 169 में से 25 जाएंगे 144, ए पी स्क्वायर 144, 12 का परफेक्ट है तो ए पी 12 आ गया। तो जो ए पी फाइंड करना है उसका वैल्यू हमने 12 निकाल लिया। अब मसला है बी सी का, बी सी देखो बड़े मस्त तरीके से निकलने वाला है मेरे बच्चे। इस ए सी को आप लेट कर लो एक्स, अगर ए सी एक्स है तो ये पी सी कितना हुआ 12 माइनस एक्स, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ अभी हमने 12 बताई, तो मैंने ए सी को एक्स बोला और इसको मैंने बोल दिया 12 माइनस एक्स। अगर ए सी एक्स है तो बी सी भी कितना होगा, बी सी भी एक्स होगा, ठीक है। अगर ओ पी हमें 13 दिया हुआ है तो बी पी कितना होगा सर जी, रेडियस 5 है, 13 में से 5 कर दो सर जी 8 है, तो बी पी भी 8 आ गया। तो यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल आपको और दिख रही है, कौन सी, इन राइट ट्राइंगल सी बी पी, ये सी बी पी, ये बाहर जो ट्राइंगल है ये भी राइट ट्राइंगल है। क्यों भाई, ये देखो ना, ये क्या है, रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है इसके ऊपर, तो इधर 90 है तो उधर भी तो 90 होगा, तो ये भी एक राइट ट्राइंगल है, इसमें भी पीजीडी लगाओ। तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो 12 माइनस एक्स होगा, और इसमें जो दूसरी साइड से एक एक्स आ जाएगी और एक 8 आ जाएगी। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो एक्स सी आएगी उससे सब कुछ आ जाएगा, बी सी तो निकल ही जाएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करो,
ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab 24x इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 64 एक्स स्केयर वैसे ही कैंसिल हो रहा है 144 इधर चला गया 64 उधर आ गया 24x आगे यार x निकाल लेना बड़े आराम से निकल जाएगा। तो ये भी एक लड्डू क्वेश्चन है 4 नंबर का एकदम फ्री का। अगर मेरी असाइनमेंट की थी ना आपने सर्कल की उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक, चलिए ऐसा होगा जरूर उस असाइनमेंट में। ठीक है, अब आगे केस बेस्ड क्वेश्चन 13 एंड 14 वेरी इंटरेस्टिंग। 13 में कई बार ऐसा मुझे 2-4 बच्चों ने बोला कि सर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। कंफ्यूजन ऐसा जो कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझो। ये स्विमिंग पूल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये स्विमिंग पूल बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, स्विमिंग पूल का ये पूल इसको बोल रहा है जिसमें पानी है ना इतना इतना, इसको ये पूल बोल रहा है। और सराउंडिंग में क्या है, चारों तरफ ये ट्रैक बना हुआ है, ये ट्रैक जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ये ट्रैक बना हुआ है। बस इसी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जो ट्रैक की विड्थ है ना, जिसको मैंने ये ब्लू कलर से शेड किया, ये ट्रैक की जो विड्थ है ये एक्स है। और जो इस ट्रैक की आउटर बाउंड्री है, ट्रैक की आउटर बाउंड्री, उसकी लेंथ दे रखी है और विड्थ दे रखी है 7 और 12। ये लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, बस ये इन्फॉर्मेशन है। और पूल का एरिया दे रखा है टोटल 36। पूल का एरिया जितना जितना जिसमें पानी पड़ा हुआ है उतना एरिया दे रखा है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। मेरे प्यारे और बच्चे, पहला इसका पार्ट है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो कि एक्स में बननी चाहिए, एक्स में बनेगी, एक्स की बात हो रही है यहाँ पर। देखो अगर मैं यहाँ पे 7 इंटू 12 करता हूँ, इसका मतलब हो गया मैं बोल रहा हूँ लेंथ इंटू विड्थ, यानी एरिया निकाल रहा हूँ। पूल के साथ जो ट्रैक है उसका भी एरिया आ रहा है अगर मैं 7 इंटू 12 करता हूँ। ठीक है, पूरा पूरा ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है, आउटर रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा अगर मैं 7 इंटू 12 करता हूँ। लेकिन हमें जो एरिया दिया है वो 36, ये पूल का एरिया, यानी जितना जितना जहां पे पानी बढ़ा हो उस रेक्टेंगल का बात हो रही है, पूल का एरिया ये 36। तो हमें पूल का एरिया सोचना है कि कैसे निकलेगा, जिसको मैं 36 के बराबर ले लूँ। कुछ नहीं करना आपने, 7 इंटू 12 नहीं करना आपने, ऐसे करना है 7 माइनस 2x, और दूसरा करना आपने 12 माइनस 2x, और इसको लेना है 36 के बराबर। अब सोचेंगे सर ये 2x कैसे, देखो यहाँ मैं 2 बॉक्स बनाता हूँ, ये अंदर एक बॉक्स बना दिया और एक बाहर ये बॉक्स बना दिया। अगर आपको बाहर वाले की लेंथ विड्थ पता चल गई 7 और इसकी लेंथ भी पता चल गई, लेट इट बी 12। ठीक है, और ये विड्थ पता आपको x, तो यार ये जो इतने वाला जो पार्ट है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, इसका ये विड्थ बताओ ये कितनी होगी। देखो ना, x इधर से जाएगा, x इधर से जाएगा। ठीक है, और टोटल है इसका 7, तो x इधर से गया इधर से गया, तो इतने पार्ट का लेंथ कितना आ गया 7 माइनस 2x। बस ये आपको करना था। और इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, ये टोटल इधर से भी x जाएगा ना विड्थ, तो इधर से भी x विड्थ जाएगी, तो ये वाली जो लेंथ कितनी आ जाएगी 12 माइनस 2x। बस आपको इनको मल्टीप्लाई करना था, 7 माइनस 2x और 12 माइनस 2x, और इसको 36 के बराबर आना था जो पूल का एरिया दिया हुआ है। कहानी खत्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वही उसने बोल रखा है पहले पार्ट में। मल्टीप्लाई कर लो, 7 को 12 से किया 84, 7 को इससे किया 7 टू ज़ा 14, फिर 2 को इससे किया सर 12 टू ज़ा 24। ठीक है, ओके डियर। एंड नेक्स्ट लास्ट इज 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इट इज़ 4x स्क्वायर 14 और 24 8, ये बन के 38, 38x 84 उधर है 36, 36 को इधर ले आओ इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर 38x 84 में से 36, 14 में से 6 सर जी 8, 7 में से 3 4, 48 आ गया। इन तीनों में मुझे 2 कॉमन नज़र आ रहा है, 2 कॉमन लेके 0 से कैंसिल कर दो। इट इज़ 2x स्क्वायर 19x एंड इट इज़ 24, दैट्स ऑल। ये बन गया पहले पार्ट का आंसर कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। 2 नंबर मिल गए यहाँ तक। नेक्स्ट है फाइंड द विड्थ ऑफ द साइड वॉक। तो साइड वॉक की जो विड्थ है उसने x बोल रखी है, तो यानी आपको x फाइंड करना है, यानी जो क्वाड्रेटिक थी इसको सॉल्व करना था। मिडिल टर्म इसका आराम से ब्रेक हो रहा है, 19 है और इनका प्रोडक्ट कितना चाहिए फर्स्ट और लास्ट का 48। ठीक है, 24 इंटू 2 48 चाहिए, तो 19 ब्रेक हो जाए 16 इंटू 3 में, तो इट इज़ 2x स्क्वायर एंड 19 को ब्रेक कर रहा हूँ मैं 16x और 3x में, दैट्स ऑल।
आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा। यू टेक 2x कॉमन हेयर, x माइनस 8, ये फैक्टर इधर आएगा ही आएगा, x माइनस 8, और यहाँ क्या बचेगा -3। ठीक है, तो दो फैक्टर बन गए ना, वो बन जाएंगे, x 8 आ गया और एक x आपका आ गया 3/2, 2x की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि x 8 हो सकता है, x 8 हो सकता है। अगर मैं x को 8 लेता हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं x को 8 लेता हूँ तो जो इसकी मैंने पूल की लेंथ निकाली थी 7 - 2x, तो मैं यहाँ पर 8 डाल दूँ अगर, समझ रहे हो मेरी बात, ये 16, तो भाई पूल की लेंथ नेगेटिव आ रही है, तो आपका जो x है ना 8, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका एक ही आंसर है, x इज इक्वल टू 3/2। अगर आपने रिजेक्ट नहीं किया है डिमोटिवेट नहीं करूंगा, शायद आधा नंबर कट जाए, ठीक है, डोंट वरी अभी जो हो गया, तो आपका x आ गया 3/2, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 14, John played a birthday party for his younger sister with his friends. They decided to make some birthday caps by themselves and to buy a cake from bakery shops। ठीक है, ये स्टोरी लिख रखी है, उसने बर्थडे सेलिब्रेट करना है। केक की इन्फॉर्मेशन क्या है, सिलेंड्रिकल केक चाहिए उसको जिसकी डायमेंशंस ये दे रखी हैं। उसको जो कैप चाहिए कोनिकल कैप चाहिए जिसका सर्कमफ्रेंस और हाइट दे रखा है, ठीक है। और ए पार्ट में बोला है हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर वुड बी यूज टू मेक 4 सच कैप्स। भाई 4 कैप्स उसको खरीदनी है तो कितना पेपर लगेगा। सिंपल सी बात है, जो कैप है उसका बेस तो होगा नहीं, आपने कैप पहनी तो कवर तो होगा नहीं, उसका टॉप बेस नहीं होगा उसका कोन का। देखो ना, जैसे ये कैप है तो ये ओपन है, यहाँ से उल्टा करके चाहे देख लो, कैसे भी देख लो, ऊपर सरफेस नहीं है। यानी यहाँ पर जो जो ये लिखा ना स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ से समझ लेना आपको एरिया फाइंड करना है, लिटरल एरिया फाइंड करना है, सिंपली एरिया फाइंड करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया फाइंड करना है 4 कैप्स का। अब बताइए कोन का एरिया कितना होता है, πr/l। आगे कैप का एरिया, कितनी कैप चाहिए 4, तो इसको 4 से इंटू कर दो। ये है फर्स्ट पार्ट, लेकिन इसमें आपको वैल्यूज डालनी पड़ेगी आर का और एल का। तो यहाँ पर जो कैप की इंफॉर्मेशन है वो हमें उसका दे रखा है सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस से पहले रेडियस निकलेगा। सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, बेस का जो सर्कमफ्रेंस है 2πr इज इक्वल टू 44। यहाँ से रेडियस आने वाला है 2π22/7, रेडियस 44। भाई यहाँ से 22 ने 44 को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर आ गया 2, ठीक है, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, रेडियस आ गया 7। कैप का जो रेडियस है वो 7 आ गया, हाइट दे रखी है इसकी कितनी 24, लेकिन हाइट नहीं स्लांट हाइट चाहिए, तो स्लांट हाइट का रिलेशन मैंने सिखा रखा है L² इक्वल टू H² प्लस R²। L पता नहीं, वो तो चाहिए, हाइट है 24 और रेडियस है इसका 7 का स्क्वायर। भाई इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे ना 625 मिलेगा, तो आपकी जो स्लांट हाइट है इसकी वो 25 आई। तो एरिया निकालने के लिए स्लांट हाइट आई 25, तो 4 कैप्स हैं, पाई यू टेक 22, 7, रेडियस कितना है अभी निकाला सर 7, और स्लांट हाइट कितनी बताई मैंने 25, बस इसको कैलकुलेट कर दो। 25 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, पीछे 22 बचा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया इतना पेपर चाहिए आपको 4 कैप्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ये है, टू हैव अ रिक्वायर्ड डायमेंशंस, बेकरी वाले के पास इतने इतने केक्स पड़े हुए हैं 0.5 का 1 kg का, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है। टू हैव अ रिक्वायर्ड डायमेंशंस, हाउ मच केक वुड दे ऑर्डर इफ दिस इक्वल 100 ग्राम ऑफ केक्स, ठीक है। हाउ मच केक शुड दे ऑर्डर, कितना केक वो ऑर्डर करेगा, आपको सिंपली वॉल्यूम निकाल देना है। मेरे प्यारे और बच्चे यहाँ पर कुछ ध्यान भी रखना है, लास्ट में बताता हूँ, सुनो। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ना, इससे कंफ्यूज मत हो जाओ। आप सिंपली केक का पहले वॉल्यूम निकालो, एक केक का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। यहाँ पर केक की हमें डायमेंशंस दे रखी हैं, तो केक सिलेंड्रिकल शेप में है, डायमीटर इसका 24 है, तो रेडियस हो गया इसका 12, हाइट इसकी कितनी है 14। केक सिलेंड्रिकल शेप में, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है सर जी πr²h, पाई बचे 22/7, रेडियस सर 12, हाइट सर जी 14, करो इसको कैंसिल वैंसिल, 7 से तो ये चला गया सर, 7 2 तो पीछे बचा 22, 12 और 2, इनको करना आपने मल्टीप्लाई,
तो 1 केक का आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, लेकिन ये वॉल्यूम आपको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। आपने इसको निकाला है सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब में निकाला, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है कि कितना केजी। मैं इनको जरा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। आई एम यूजिंग जस्ट कैलकुलेटर। 22 मल्टीप्लाई 12 12 144 मल्टीप्लाई 2, बचे ये आया आपका 6336 सेंटीमीटर क्यूब। एक केक का जो वॉल्यूम है वो इतना है, लेकिन ये ग्राम में पूछ रहे हैं कितना ग्राम उसको लेना पड़ेगा, कितना ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ऐसा करेंगे, यहाँ पर जो हमें कंडीशन दे रखी है कि अगर 650 सेंटीमीटर क्यूब हो वॉल्यूम तो वो बनता है 100 ग्राम, और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो 100/650 ग्राम, 100/650, ठीक है। 650 का 100 ग्राम तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 100/150। हमें कितना सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है, इट इज 6336 सेंटीमीटर क्यूब का कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 100/650 मल्टीप्लाई 6336, तो आ गया 633600 डिवाइड बाई 650, 0 से 0, बाकी इसको अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 6336 आपने ऑफ कोर्स इसको डिवाइड किया होगा, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। 63360 कैलकुलेटर यार बस टाइम सेव करने के लिए कर रहा हूँ यूज़, नहीं तो डिवाइड हमें करना ही पड़ेगा। बच्चे ये मेरे पास टोटल इसकी जो कैलकुलेशन आ रही है डिवाइड करने के बाद, ठीक है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्लू कलर में, इट इज़ 974.7 आगे चल रहा है ये, तो इसको 7 कर देते हैं ग्राम। इतना ग्राम केक उसको ऑर्डर करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या है, 0.5 का है, 1 kg का है, 1.5 का है, तो ये 0.5 यानी हाफ kg से तो काफ़ी दूर है, और 1 kg से भी 1 kg से कम है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसा तो नहीं कि वो इतना ग्राम केक काट के दे देगा तो यहाँ पर आपको एक केक ऑर्डर करना पड़ेगा कम से कम 1 kg का, ये आपको लिख के आना है। इतना तो टोटल निकाल दिया उसने, इतना ग्राम केक है, लेकिन ये 1000 से कम है, 1000 ग्राम होता तो 1 kg हो जाता, लेकिन इतना केक तो देगा नहीं ना वो काट के, तो 1 kg यानी एक केक आपको ऑर्डर करना पड़ेगा ऑफ 1 kg, दैट्स ऑल, ये इसका आंसर है। आई होप हमने सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो मेरे बच्चे स्टैंडर्ड का हो गया, बेसिक का भी मैं सॉल्व कर दूंगा, तो आपने आंसर चेक करके ज़रूर बताएं आप कितना स्कोर कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।